बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, ये ग्लोबल टेंशन के बावजूद प्रेशर हैंडलिंग का सवाल हो, इंटरनेशनली फोरम्स पर आवाज़ उठाने की बात हो, पीस की बात हो, या फिर तीसरी आलमी जंग को रोकने की बात हो, या फिर सालिस का किरदार अदा करने की बात हो, तो पाकिस्तान का जो किरदार है वो कलीदी रहा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव और बेहतरीन डिप्लोमेटिक बिहेवियर रहा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि हर जुबान और हर पूरी दुनिया में ही अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। पाकिस्तान का जो एक मकाम है वो इस वक्त साफ जाहिर है और पाकिस्तान की हम बात करें अस्करी क़यादत की या फिर गवर्नमेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया गया और पूरी दुनिया को एक बड़े नुकसान से बचाया गया। अपने ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा को जब इकट्ठा करने की बात होती है उसमें भी एक बहुत बड़ा किरदार रहा। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और इसी के साथ साथ पहले सेगमेंट में इस हवाले से बात होगी और दूसरे सेगमेंट में कुछ बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से, क्या पॉलिसीज आने जा रही हैं और अब तक क्या सूरत हाल डेवलप हो चुकी है। मेरे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया है हाफिज सज्जाद साहब ने, जो कि चेयरमैन हाफिज सज्जाद मोटर्स एंड डेवलपर्स हैं। साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। हाँ साहब, पूरी सिचुएशन को इस वक्त कैसे देख रहे हैं? जब ग्लोबल टेंशन थी, गल्फ की बात हो, मिडिल ईस्ट की बात हो या फिर पूरी दुनिया की ही बात हो, पूरी दुनिया ही इसकी लपेट में आ चुकी थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अमन है, इस वक्त खामोशी है और इस वक्त पीस की बात हो रही है, बेहतरी की बात हो रही है, प्रोग्रेस की बात हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में यह बात हो रही है। किस तरह से देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बात करें, सांसें रुकी हुई थी और अगले लम्हों का इंतजार था कि पता नहीं खुदा न खास्ता क्या हो जाएगा, और एन आखिरी लम्हात में और चंद घंटों की अगर आप बात करें तो चंद घंटे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेहरबानी फरमाई और पाकिस्तान जो मरकजी किरदार था इस सारी निगोसिएशन के अंदर, उसका किरदार निखर कर सामने आया और किस तरह अल्लाह ताला ने मदद की और पाकिस्तान ने उस सारे जो एक सांसें रुकी हुई थी और खास तौर पे जो मिडिल ईस्ट के लोग थे, ईरान के जो लोग थे, वो तो बिल्कुल सांसें रोक कर बैठे हुए थे कि पता नहीं अगले चंद घंटों के बाद कौन सी क़यामत आने वाली है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेहरबानी की और पाकिस्तान की एक शानदार जो क़यादत इस वक्त अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी, सिविल मिलिट्री जिस तरह वो इकट्ठे चल रही हैं, जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो शानदार अपने तौर पे उसने पाकिस्तान का जो इज्जत वकार जो है पूरी दुनिया में और किस तरह से तमाम तर ममालिक ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, हर जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम है। ये ओवरऑल अगर हम देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से भी देख लें, पाकिस्तान के इमेज बिल्डिंग के हवाले से भी देख लें और स्टेबिलिटी के हवाले से देख लें, तो आप इसको किस तरह से क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में इसका कितना फायदा पाकिस्तान को होने वाला है? इसमें दो चीजें मरकजी किरदार अदा करती हैं। एक है पाकिस्तान के जो एटमी धमाके थे और दूसरा पाक फौज है। दोनों चीजों ने मिलकर पाकिस्तान को आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पर पहुंचाया। दरमियान के जो 25 साल हैं, 2000 से लेकर 9/11 से लेकर अगर आप 2025 तक देखते हैं तो पाकिस्तान से जो खबरें आती थी, अल्लाह ताला महफूज रखे, फलां जगह पे धमाके हो गए, फलां जगह पे ये हो गया, तो टेररिज्म पाकिस्तान को मंसूब कर दिया जाता था टेररिज्म से। और इस पे इंडिया ने बड़ी मेहनत की और इंडिया और उसके साथ पाकिस्तान के अंदरूनी जो दुश्मन थे उन्होंने भी बड़ी इस पे मेहनत की और पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत के तौर पे पेश करते रहे। लेकिन पिछले 2-2.5 सालों के अंदर जो जिस तरह पाकिस्तान एक शानदार रियासत बनकर सामने आया, अभी हमने अपने जो कर्ज थे वो भी बड़े अच्छे तरीके से अदा कर दिए और इसी महीने के अंदर इंशाल्लाह अप्रैल के अंदर मजीद जो तकरीबन 3.5 बिलियन का डॉलर का जो कर्ज है वो भी यूएई को वापस करने जा रही गवर्नमेंट। तो बड़े अच्छे काम हो गए, हमने डॉलर स्टेबल कर लिया, हमने मुल्क के हालात काफी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर कर लिए। अफगानिस्तान को फौज ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया। बीएलए भी अपनी आखिरी सांसों पे है, इंशाल्लाह वहां पे भी अच्छी खबरें हमें मिलना शुरू हो जाएंगी और उसके साथ साथ इकोनॉमी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी है। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हुई और फिर जो इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान को एक सुबकी का सामना होता था इंडिया और इस तरह का जो एक मीडिया प्रोपेगेंडा था, बल्कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही थी। आज वो इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह खुद आइसोलेट हो चुका है और आज उसको मोदी को मतलब डूब मरने के लिए भी एक चुल्लू भर पानी भी वो भी मुयस्सर नहीं है और पूरा इंडिया जो इंडियन मीडिया है उस पर इस वक्त एक आप कहें नोहे और मातम है कि ये हमारे साथ हो क्या गया। वो जो दुनिया का मामा बना फिरता था, कभी एक मुल्क में जाता था, कभी दूसरे मुल्क में जाता था। अच्छा, अगर आज आप उसकी हालत देखते हैं तो उसको मुंह लगाने को कोई तैयार नहीं है। आज इंडिया बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुका है तमाम मामलात में, दुनिया में क्या कुछ हो चुका और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक मरकजी किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में ये बैठक हो रही है, इस्लामाबाद में फैसले हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, मगर इंडिया जो है वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुका है, वो कहीं पर नहीं है।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रिजवान साहब बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। देखें, पाकिस्तान को ये जितनी चीज़ें मिली हैं कोई प्लेट में रख के नहीं मिली। पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसके लिए जदोजहद की है और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। अगर दुनिया के अंदर अमन लाने के लिए कहीं कुर्बानियां मौजूद हैं तो वो पाकिस्तान की कुर्बानियां मौजूद हैं, जहां पे आप देखेंगे कि हमने बम धमाके जो हैं वो भी फेस किए, हमने बलूचिस्तान में जो इंडियन दहशतगर्दी है हमने वो भी जो है ना फेस की, और हमने इसके बाद जो मीडिया की जंग है जो कि इंडिया बैठकर अपने आप को दुनिया की सुपर पावर कहता रहा और हमें बिल्कुल जीरो कहता रहा, हमने वो भी जो है ना फेस की है। लेकिन अंडरस्टूड है, दुनिया में अपने आप को मनवाने के लिए, चीजें करने के लिए एक टाइम लगता है। और मैं ये चीज समझता हूं कि इस चीज पे सबसे बड़ा खराज तहसीन पेश करना चाहिए आर्मी चीफ हाफिज साहब को, खराज तहसीन पेश करना चाहिए। उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है, जनाब शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, हमें किसी भी पार्टी से बालातर होके, किसी भी नजरिए से बालातर होके पाकिस्तानी के होने के नाते इस चीज पे फख्र होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो रुकवाने में आज जो है ना पाकिस्तान अपना करैक्टर अदा कर रहा है, और ये बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी है। लेकिन हमें एक चीज मजीद इसमें देखनी चाहिए रिजवान साहब। देखें, सबसे मेन चीज ये है कि ये जितनी चीजें हैं इनसे हमें कुछ ना कुछ सबक सीखना चाहिए। जहां पे पाकिस्तान को एक दिवालिया रियासत, जहां पे पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत और पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत जिसमें कारोबार नहीं किया जा सकता, ये की करने की कोशिश की जा रही थी। और हमारे जो बिजनेसमैन थे वो भी बहुत ज्यादा पैसा, और सियासतदान जो थे या ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो भी बहुत ज्यादा पैसा बाहर लेके गए। लेकिन बड़ी सारी खबरें पहले भी जो ना आया करती थी कि बहुत सारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनका पैसा बाहर जाके मुख्तलिफ चीजों में फंस गया और वो वापस नहीं ला सके उसे। लेकिन आज आपको ये चीजें बड़ी सारी वाज़े हो गई कि जो मुल्क के अंदर पैसा था, पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाया गया, वही इत्मीनान का सही जरिया भी बना, और जो पाकिस्तान के अंदर काम किया गया वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई और आपका भी पैसा यहां पर महफूज हुआ और अपने फैमिली के अंदर, खानदान के अंदर, अपने घर के अंदर बैठ के अपने बिजनेस किया। हमें यह चीज समझनी चाहिए सबसे पहले नंबर पर कि हमारा जो पैसा बाहर जा रहा था, हमें इस चीज से ये चीज कैश करनी चाहिए। आप एक बात को समझें कि पाकिस्तान का जितना ज्यादती और जितना झूठ पाकिस्तान पर बांधा गया था, पाकिस्तान की इकोनॉमी का सफर और पाकिस्तान का जो है वो मुआशी सफर, पाकिस्तान का जो है दिफाई सफर जो है वो इस टाइम जो है वो बुलंद तरीन सतह की तरफ जा रहा है और मजीद आगे जाएगा। तो हमें इस चीज को देखना चाहिए कि सबसे पहले हमें अपने इन्वेस्टर्स जो हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कारोबारी लोग हैं, हमें उनका एतमाद बहाल करना चाहिए, वो पैसा सारा हमें वापस लेकर आना चाहिए। और दूसरे नंबर पर यहां पर मैं कारोबारी हजरात को जहां पे बात कहूंगा, उसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि हमारे जो FBR के हजरात हैं, हमारे जो गवर्नमेंट के हजरात हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्हें भी ऐसा फ्रेंडली माहौल बनाना होगा कि हमारा कारोबारी तबके को डरा कर पैसा वसूल करने की बजाय उन्हें ऐसा एक फ्रेंडली माहौल दिया जाए जिसमें टैक्स की भी कलेक्शन हो, और बजाय इसके कि खौफ का एलिमेंट यहां पे बनाने के, यहां पर फ्रेंडशिप का एलिमेंट बनाया जाए, और जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर हो और पाकिस्तान का रुपया बाहर ना। यहीं पर ऐड करना चाहूंगा, चूंकि आपने खौफ की बात की है, तो ट्रस्ट डेफिसिट हम अक्सर अपने प्रोग्राम में बात करते रहे कि ओवरसीज यहां सरमायाकारी नहीं करता, सिक्योर है कि नहीं। अगर हम स्टेट की बात करें उसका तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया ही देख रही है कि पाकिस्तान कितना सिक्योर है, एक तो जवाब मिल गया। अब फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ भी तो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोगों की सरमायाकारी पाकिस्तान में हुई, मगर वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिलीवर नहीं हो पाई। तो एक साइड ये भी है जिसके बायस इदारों को एक्शन लेना पड़ता है। आप क्या समझते हैं, क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए कि वो बिल्डर्स, वो डेवलपर्स या वो बिजनेस टाइकॉन्स जो काम करना चाहते हैं, टैक्स पे करना चाहते हैं, कोई इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए जिसमें यकजा होके साथ बैठकर ये पॉलिसी बनाई जाए जिसमें कोई प्रोग्रेस भी हो, ना कि ये खौफ का एक जो एलिमेंट जो आप जिक्र कर रहे हैं ये प्रिवेल करे? देखिए, सबसे पहले रिजवान सरवर साहब, हमें काली भेड़ें जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी में, उन्हें जो है ना हमें बिल्कुल पहचानना होगा।
और उन्हें हमें करार वाकई सजा देनी होगी। अच्छा। वो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। काली भेड़ें सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के अंदर नहीं है, काली भेड़ें हमारे अंदर भी मौजूद हैं। हम तीनों यहाँ पे बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाई राइज का काम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो काली भेड़ें हैं, आप उनको उनकी भी तो बात करें ना। आप सारा अगर आप सारा मलबा फेंक देंगे आप ब्यूरोक्रेसी पे, तो आपके अंदर क्या हो रहा है? आप देखिए, पंजाब का सबसे बड़ा झूठ इधर बोला जाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ इधर बोला जाता है, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा झूठ इधर बोला जाता है, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो दोनों चीजों, दोनों तरफ गलती है। और इन चीजों मियां साहब क्या कहेंगे? हाफिज साहब, मैं ये चीज कहना चाहूंगा बहुत एहतराम के साथ। देखें, जहां पर इदारे जो हैं, इदारे एक बंदा सरबराह है एक जगह पे, वो इंक्रोचमेंट नहीं होने देनी, इस चीज की उसकी ड्यूटी है। वही अगर पैसे लेके इंक्रोचमेंट करवा रहा है, तो सबसे पहले अगर एक बंदे को आप पकड़ के अंदर कर देंगे, तो मैं ये चीज समझता हूं दोबारा किसी की जरूरत नहीं होगी। मैं ये चीज कहता हूं, एलडीए के अंदर अगर आप देखें, एलडीए के अंदर लोगों को प्लॉट ट्रांसफर किए गए, ट्रांसफर करने के बाद उन पे नक्शे पास किए गए, नक्शे पास करवाने के बाद उस के ऊपर घर बनाए गए, घर बनाने के बाद 20-20 साल बाद उन्हें नोटिस आ गए कि ये गलत था, उनके घर डिमोलिश करने के लिए उन्हें नोटिस चले गए। मुझे बताएं कि वो ब्यूरोक्रेसी जिसने ट्रांसफर किया था वो कहां पे आज मौजूद है? वो तो प्रमोट होके ऊपर चले गए। मैं कहना ये चाह रहा हूं, आपकी बात मियां साहब इस हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए, आपने कहा एक प्लॉट एग्जिस्ट करता था, उस प्लॉट की ओनरशिप के अंदर गलती होगी, बहुत बड़ा जुर्म है, एलडीए वाले को पकड़ना चाहिए। लेकिन अगर एक बंदे के पास एक अपार्टमेंट है और वो 100 बंदों को बेच देता है, तो उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। उसको अगर कोई बात की जाए तो कहा जाता है जी आप मजहबी तनाजुर में। बिल्कुल ठीक है साहब, मियां साहब का पॉइंट ले लेते हैं। असल में मियां साहब, सवाल यही है कि महज ब्यूरोक्रेसी का ही इसमें तमाम तर कसूर है, या फिर जो हमारा ये तबका है, या जिस तरह हम हाई राइज की बात कर लें, डेवलपर्स की बात कर लें, बिल्डर्स की बात कर लें, इसमें आप क्या समझते हैं कि कितने लोगों किस कैपेसिटी पर लोग गलती करते हैं और उनका हाथ नहीं डाला जाता? ये चीज कहूंगा कि हमारे कोई भी इदारे हैं वो हमारी ही जो है ना वो कौम के अंदर से मौजूद है, हमारी ही मुआशरे के अंदर से मौजूद है। ये बात ऐसी नहीं है कि कारोबारी तबकों के अंदर काली भेड़ें नहीं है, बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि एक ब्यूरोक्रेट अगर अपनी जगह के ऊपर बैठे हुए रिश्वत का बाजार गर्म करता है और वहां पर वो करता है, वो कई लोगों के घर पर बर्बाद करता है, और उन लोगों को प्रमोट करता है जो 2 नंबर 3 लोग हैं, 2 नंबर 3 कारोबारी लोग हैं, उन्हें वो प्रमोट करता है। जब उन्हें प्रमोट करता है तो कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। हम सड़क के ऊपर एक मोबाइल छीनने वाले को तो गोली मारते हैं, हम जो है ना वहां पे सीसीडी जो है ना काम करती है, लेकिन आया जहां पर गलत तरीके से बिजनेस किया जा रहा है उसे क्यों नहीं जो है ना गिरफ्त किया जाता? पॉइंट आ गया। मैं फिनिश करूंगा। मैं इसके आगे चीज ये है कि सबसे पहले जिसने वो काम करवाया, अगर हम उसे निशाने विरुद्ध बनाएंगे तो दोबारा कोई भी ऐसा काम नहीं होगा, वरना ऐसे लोग आते रहेंगे और लोग लुटते रहेंगे। जो लोग ये मौका देते हैं, इजाजत देते हैं, अपनी नाक तले होने देते हैं। सबसे छोटी सी एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा। देखें, हमारे बिजनेस के तबके के अंदर अगर आप देख लें, आप टाइल की मैं मिसाल देता हूं, टाइल आती है बाहर से, जो टाइल आती है, कुछ लोग उसमें टैक्स चोरी करके टाइल लेके आते हैं, कुछ पूरा टैक्स दे के लेके आते हैं। अब जो टैक्स चोरी करके लेके आते हैं वो बाजार में लाके जिस रेट के ऊपर वो बेच रहे हैं, जो टैक्स दे के ला रहा है वो उसमें अफोर्ड ही नहीं कर सकता उस रेट पे बेचना। उसकी दुकान आपको छोटी सी नजर आएगी, टैक्स चोर की आपको बहुत बड़ी नजर आएगी। तो वहां पे पीछे बंदे 5 या 10 ब्यूरोक्रेट ऐसे बैठे होंगे जो उसका जो है पैसे भी ले रहे हैं और पैसे भी खा रहे हैं। हमें सर, मैं ये चीज करना चाह रहा हूं, बात देखें, जहां पर बात हो रही है आज ईरान और अमेरिका की सफारतकारी की, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, पाकिस्तान जहां पे नुमाया तौर पर उभरा है, हमें अपनी गलतियों को बेहतर करते हुए हमें अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर करना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ी वार जो है वो इस टाइम इकोनॉमी की वार है। आपको इकोनॉमी की वार को जीतने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाया जाए, और उससे आपके मजाइल भी बनेंगे, उससे आपकी गवर्नमेंट भी स्ट्रॉन्ग होगी, आपका मुल्क भी स्ट्रॉन्ग होगा, कारोबार भी चलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी, क्राइम भी कम। जबरदस्त, अच्छा पॉइंट है जी, रोजगार भी मिलेगा। आप साहब क्या कहेंगे, जिस तरह भी अभी मियां साहब ने जिक्र किया ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, आप नहीं समझते कि जिस तरह अभी सफारतकारी का जिक्र हो रहा है,
तो जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो अपने खास तौर पर ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। जब इदारे मजबूत हो जाएंगे तो यकीनन बिजनेस फ्रेंडली माहौल भी बनेगा और कारोबार भी चलेगा, चीजें आसान हो जाएगी, पॉलिसी मेकिंग बेहतर हो जाएगी। मैं इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी मुल्क है वो मुल्क चलता है अपने टैक्सीज पे। ठीक, लोग यहाँ पे कितने % लोग फाइलर हैं, आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि हम कितने दूध के धुले हुए हैं। अगर आपकी अक्सर आबादी 95-97% आबादी आपकी टैक्स ही नहीं देती तो आप किस पे इल्जाम लगाएंगे? और फिर यहाँ पे जो जितना बड़ा झूठा है उतना ज्यादा वो शोर मचा लेता है। ये सादा सा तरीका है, आप सिस्टम को ब्लेम करें और सिस्टम को ब्लेम करने के बाद आप सारा मलबा उस पर फेंक दें और खुद आप अपने आप को दूध का धुला साबित कर दें। यही मसाइल हमारे साथ हैं। हम यहाँ पे रियल एस्टेट की बात करते हैं, रियल एस्टेट के अंदर कितने फ्रॉड हुए इस कौम के साथ। आप रियल एस्टेट से निकलते हैं, आप चले मैं गाड़ियों का कारोबार करता हूं, आप कार शोरूम्स में आ जाएं, कितने पर आप जाते हैं कार शोरूम के अंदर, क्या आपको यकीन होता है मुझे मेरे साथ यहाँ पे फ्रॉड नहीं होगा? मतलब हम जो बिजनेसमैन है, हम अपने आप को क्यों नहीं ठीक करते? आप सब ये सिर्फ बता दें कि फ्रॉड करने वालों को प्रमोट कौन करता है, उन्हें प्रोटेक्ट कौन करता है, वो वहां से जुर्म से छूट कैसे जाते हैं, उन्हें एनओसी कैसे मिलते हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, मेरा एक कहना है कि मलिक रियाज साहब ने बैरिया टाउन में काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने पाकिस्तान को एक नया स्टैंडर्ड दिया। अब बैरिया टाउन के अंदर अगर कोई एक बंदा फ्रॉड कर रहा है तो आप क्या कहेंगे कि वो सोसाइटी गलत है? सोसाइटी गलत नहीं है, एक बंदा फ्रॉड कर रहा है और वो हजारों फ्लैट बेच देता है और उसके बाद डिलीवर नहीं करता, तो आप कसूरवार बैरिया टाउन को करार नहीं देंगे। इसी तरह देखें, एलडीए के अंदर खराबी है, इसी तरह एफबीआर के अंदर खराबी है, इस तरह कस्टम के अंदर खराबी है। लेकिन जब कहना है कि इदारे खराब नहीं होते, इदारे भी खराब सब देखें, इदारों के अंदर खराबी है। मुझे आप बताएं हम कितने % फाइलर हैं? अब भी आप चैट जीपीटी से कहें, अभी आपको वो जवाब दे देगा हम कितने, मतलब अभी तक हमारी कितनी % है जो फाइलर बन सके। और जो अपने और उन फाइलर्स के अंदर हम 60,000 कंपनीज हमारे पास इस वक्त लाहौर चेंबर के अंदर रजिस्टर्ड है, और उन 60,000 में से आप यकीन कर सकते हैं कि 60% कंपनीज दिल की रिटर्न दे देती हैं। यार अगर आप 60% कंपनीज जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं और लाहौर चेंबर के अंदर रजिस्टर्ड हैं, यही हाल पूरे पाकिस्तान के चेंबर्स का है, आप नील की रिटर्न दे देंगे, आप मुल्क चलाकर दिखाएं मुझे। सर मैं आप सब माजरत के साथ ये आप बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, वो उन लोगों की, मैं माजरत के साथ आप सब एक मिनट कीजिए, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि आपने एक रक्षा चलाने वाले पे टीवी टैक्स भी लगा दिया, बिजली में। लेट मी फिनिश, मैं टैक्स को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, आप करें बात, बात करने देखो। रक्षा चलाने वाले से भी आप टैक्स ले रहे हैं, रक्षा चलाने वाले से भी ले रहे हैं, परचून वाले से भी ले रहे हैं, टीवी टैक्स भी ले रहे हैं, बकाया भी ले रहे हैं, बिजली के अंदर भी ले रहे हैं, साबन के अंदर भी ले रहे हैं। सर आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिससे रक्षा चलाने वाले से जाके कोई एफबीआर का बंदा जो ना रिश्वत नहीं लेगा, बनता ही नहीं, वो देगा ही नहीं। सर हमेशा वही जो बड़े लोग हैं, वो बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो मिलके वही लोग जो हैं जो इस चीज पर मामूर हैं कि वो टैक्स लेना है, उन्हीं के साथ मिलके वो गोरखधंधा करते हैं और इसमें खराबी पैदा होती है। ये कहते हैं घर को ही आग लग गई, घर के चिराग नहीं, घर के चिराग से आग लग रही है। लेकिन देखे ना, अगर आप सिर्फ जो महकमों में बैठे हुए लोग हैं उन्हें आप कहेंगे तो आपने टैक्स कौम ने देना है ना, कौम कितना टैक्स दे रही है उस पर भी बात कर लें। अगर गवर्नमेंट नाजायज कर रही है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं हम किसी सूरत में कि गवर्नमेंट सही कर रही है। रिक्शे वाले पे सारा बर्डन डाल दिया, मोटरसाइकिल वाले पे सारा बर्डन डाल दिया। आप साहब, एक छोटा सा सवाल ये है कि जिस तरह भी आप फरमा रहे हैं कि टैक्स पेयर, चले जो बेशक कम लोग ही टैक्स दे रहे हैं या कंपनीज कम ही हैं, आपने चैम्बर का भी जिक्र किया, आप क्या समझते हैं उसके अगेंस्ट जो टैक्स पे किया जा रहा है, क्या गवर्नमेंट की जानिब से जो उनको सहूलत दी जाती है या मराद दी जाती है, कोई बेनिफिट दिए जाते हैं, क्या वो काफी हैं? आप जरा सवाल में इजाफा कर लें, सवाल की करेक्शन कर लें। टैक्स 100% लोग दे रहे हैं, रजिस्टर्ड काम है, क्योंकि एक साबुन भी लेके आप टैक्स दे रहे हैं। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? हम उस पर बात अलग से कर लेते हैं, मगर जो टैक्स नंबर करें, हाँ, जो फाइलर का जिक्र किया उसकी बात कर लेते हैं पहले। उसका सवाल होता है ना कि नॉन फाइलर, लेट फाइलर, जो फाइलर हैं उनके लिए क्या सहूलत है? देखिए मेरी बात सुने, आप अपने कौम के मिजाज को समझना चाहते हैं तो समझ लें कि कितने % लोग आपके फाइलर हैं, और जो फाइलर हैं उनमें से कितने % नील दे रहे हैं, आपको पूरा कौमी मिजाज समझ आ जाएगा। आप डेवलपर्स को समझना चाहते हैं, आप देखें कितने % सोसाइटी बन रही हैं, कितने हाई राइज बन रहे हैं, अपने बिल्डर्स उठाएं, डेवलपर्स उठाएं, उनकी कमिटमेंट्स कितनी है, पूरी कितनी हो रही है, आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सवाल छोटा सा ये है, सुन लीजिएगा, वो ये है कि जिस तरह भी मियां साहब फरमा रहे हैं कि हम साबुन खरीदते हैं, कोई खाने पीने की अशिया, राशन आता है, हर चीज पर टैक्स होता है, बिजली के बिल पर, गैस के बिल पर, हर जगह हम टैक्स दे रहे हैं, समझ आते।
आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग फाइलर हैं ही नहीं, जो फाइलर हैं वो भी नील दे देते हैं, नील के रिटर्न भरते हैं। तो मैं जानना ये चाहता हूं क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि इस तरह की कोई सहूलत दे दे कि फाइलर होना चाहे लोग, बल्कि कन्विंस हो जाएं वो इस तरह से, ना कि उन पर कोई खौफ पैदा किया जाए, उनको लेट नॉन फाइलर की पॉलिसी दी जाए। देखिए ये आपकी बात बड़ी अहम है कि आप टैक्स के माहौल को एक फ्रेंडली माहौल बनाएं, इतना टैक्स रखें कि लोग टैक्स नेट में खुद ब खुद आ जाएं। अब जब 35% गवर्नमेंट टैक्स लेना जाती है एक लिमिट के बाद, तो कौन टैक्स देगा? फिर इसी तरह जो मसला सैलरीड पर्सन का है, जिस तरह उन पे सारा बर्डन डाल दिया जाता है, तो यहां पे बहुत सारे मसाइल हैं, उन चीजों का इनकार नहीं है। अब उन मसाइल के साथ मेरी बात सुनिए, हमारे पास आईएमएफ की इस वक्त बहुत सारी आईएमएफ की शर्तें ऐसी हैं पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट चाहने के बावजूद गवर्नमेंट नहीं कर पा रही। अब जो 35% या 40% पे जब टैक्स जाता है तो वहां पे टैक्स देना पॉसिबल नहीं रहता। सुपर टैक्स में आपने अमीर आदमी जो इकोनॉमी चलाते हैं उनको रगड़ दिया, और निचले तबके को, जिस तरह मियां साहब फरमा रहे हैं, मियां साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं साबुन पे टैक्स दे दिया, चीनी पे टैक्स दे दिया, आपने रेजर लिया तो उसमें भी टैक्स दे दिया, आपने बच्चे के दूध पे भी दे दिया, पैम्पर पे भी दे दिया, आपने फीडर पे भी टैक्स दे दिया, आपने स्कूल की कॉपी पे भी टैक्स दे दिया। ठीक है आपकी बात, लेकिन देखें मुल्क इकोनॉमी कभी भी टैक्सेस के बगैर नहीं चलती। हाँ, उन टैक्सों को जस्टिफाइबल होना चाहिए, और फिर दूसरी बात उन टैक्सों के अगेंस्ट जो सर्विसेज हैं, सहूलियात हैं, वो भी उस तरह की होनी चाहिए। इन बातों से इनकार नहीं है, लेकिन हमारा कौमी मिजाज चोरी का बन चुका। वो किसी भी सेक्टर में चले जाए, मैं अपनी बात कर रहा हूं ना सर। आप एक कार शोरूम पे जाते हैं, क्या आप कार शोरूम के अंदर जाते हुए आपका दिल मुतमईन होता है कि मेरे साथ यहाँ पे फ्रॉड नहीं होगा? नहीं होता। तो सर नहीं मुतमईन होता ना, तो आप अपना, इसमें भी गवर्नमेंट का कसूर है सर। अब यही पे रुक जाए, इसमें गवर्नमेंट का कसूर है। ये एक दजल का नया तरीका, जो जितना बड़ा चोर है उतना ज्यादा शोर मचाएगा अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को रोकने के लिए। तो मैं बिजनेसमैन को भी समझता हूं कि बिजनेसमैन जो है वो टैक्स मतलब पूरा क्या देते हैं, 5% भी नहीं देते सर। और इसे मैंने जो एक मिसाल दी है ना अपने सेक्टर की दी, आप इसी मिसाल से समझ लें। अगर आप एक कार शोरूम के अंदर जाकर सेटिस्फाई हैं, आपको इत्मीनान होता है, वहां पे आपको फीलिंग्स आती है कि यार मेरे साथ फ्रॉड नहीं होगा, तो फिर हम सारी कौम ठीक है। और अगर आपको किसी इदारे के अंदर जाकर ये फील ही नहीं होता कि यार मेरे साथ फ्रॉड नहीं होना, मैं टाइल की बात करता हूं, मैं सुपर स्टोर की बात करता हूं, ग्रोसरी की बात करता हूं, हर आइटम की बात करता हूं सर। अगर आपको वहां जाकर आपको होता है कि यार मेरे साथ धोखा हो जाएगा, मैंने धोखे से अपने आप को कैसे बचाना है, आपकी ये फीलिंग्स ही खत्म होती, आप गवर्नमेंट को ब्लेम करना चाहते हैं, करते। चले मिजाज ये बन गया, आप साहब आपकी बात को इंडोर्स कर देते हैं, लेकिन मियां साहब ये मिजाज फिर ठीक कैसे होगा? अगर सबसे पहले मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगा। देखें, इसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे टैक्सेशन के मामले में। अच्छा। एक तो मैं इदारों की सबकी बात कर रहा हूं, को खाली एफबीआर की बात नहीं कर रहा, और मैं कारोबारी तबके को प्रोटेक्ट कर ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि जो 2 नंबरी हो रही है वो भी जो इदारों में बैठे हुए लोग हैं, अगर वो चाहें तो वो ना हो। एक एसएचओ चाहे तो उसके जो है वहां पे क्राइम नहीं हो सकता। आज आपके हीरोइन बिकनी बंद हो गई, आज आपके जो है ना वो नशावर चीजें नहीं बिक रही। पुलिस ने सोच लिया कि हमने नशे वालों को नहीं छोड़ना, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, पावरफुल लोगों को निकाल दिया। अब आप देखें टैक्स के मामले में अब 3 लोगों को जो ना लेके चलते हैं। एक वो लोग हैं जिनकी इनकम जो है वो टैक्सेबल है ही नहीं, यानी उससे जो ग्राफ है उससे नीचे है, बिल्कुल ठीक है। अब वो लोग जो है वो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं, वो टैक्स दे रहे हैं। जो मैंने आपको बताया कि बिजली के बिल पे टैक्स दे रहे हैं, जिस किसी के घर टीवी है नहीं है वो जो ना टैक्स दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है। उसे तो टैक्स पेयर करने की जरूरत भी नहीं है गवर्नमेंट को, करे भी तो गवर्नमेंट पे लोड ही बढ़ना है, क्योंकि नील इनकम का गोशवारा आना, क्योंकि वो उस चीज में फॉल ही नहीं करता। अगर अब दूसरे नंबर पे आ जाए, आप मिड में आ जाते हैं। मिड में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फाइलर हैं, कुछ नहीं है, वो भी वैसे टैक्स दे रहे हैं। टैक्स चोरी कौन कर रहा है, असल हमें ये चीज समझनी होगी। ठीक है, आए आप चल के देखें कि जहां पर इतनी इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, करोड़पति अरबपति आदमी जो है वो टैक्स चोरी वो कर रहा है। सर आम बंदा जो है उसके तो वसाइल ही नहीं है कि एफबीआर के ऑफिस के अंदर चला जाए और उसके ऑफिसर के साथ जाके मिल जाए, मिल के कोई ना कोई ऐसी गेम डाल ले, उसके तो वसाइल ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। सर टैक्स चोरी भी जो कर रहा है वो भी जो टॉप पे बैठा हुआ है वो कर रहा है। तो हमें उस चीज के लिए सबसे पहले इस्लाह करनी होगी। और मैं ये चीज समझता हूं कि एफबीआर का इदारा खुद सबको टैक्स पेयर करना ही नहीं चाहता। करें, आपका आईडी कार्ड नंबर जो है आपका एनटीएन नंबर बनाएं, करें उसे, उसी पे जो है ना टैक्स लें, और जो आपका टैक्स जो जहां पे जा रहा है हर जगह पे रिसीट जारी हो और वो ऑटोमेटिक जो है ना उस पे कटे। मियां साहब एक सवाल है, बहुत से हमें जो फीडबैक भी आता है, लोग ये सवाल करते भी हैं, खसूसी तौर पर चूंकि रियल एस्टेट डेवलपर्स की बात हो रही है, डेवलपर्स का भी ये सवाल है कि हम अदायगी करना चाहते हैं, टैक्स पे करना चाहते हैं, हुकूमत हमारे साथ बैठे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर उसके अगेंस्ट क्या हमें आसानी होगी, कोई अप्रूवल के मैटर्स में आसानी हो जाए?
कोई किसी किस्म की सब्सिडी दे दी जाए, किसी किस्म की कोई सहूलत होगी। मियां साहब आपका पॉइंट, फिर हाफिज साहब आपका पॉइंट इसी सवाल। जी मैं चाहता हूं कि एक मरतबा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले ले मियां साहब, आपकी परमिशन के साथ मैं एक बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान में इस वक्त 24 करोड़ 25 करोड़ की आबादी में से 5 से 6 मिलियन लोग हैं, यानी 50 से 60 लाख लोग हैं जो टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर है। बिल्कुल कितने हैं सर? 25 करोड़ में से परसेंटेज निकाल लें, 5 से 6 मिलियन लोग सिर्फ टैक्स पेयर है, एक्टिव टैक्स पेयर। बिल्कुल ठीक, चलो 6 मिलियन कर लेते हैं सर, 5 मिलियन नहीं है, 6 टैक्स मिलियन देने वाले सर वो आप उसकी बात ना करें, पेयर इंग्लिश में आ जाएगा, टैक्स पेयर 24 करोड़ के 24 मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात तो सुन लेना, फाइलर की बात कर लेते हैं सर, करेक्शन सर 6 मिलियन में से सर 6 मिलियन में से 68% लोग नील की रिटर्न देते हैं। 68% क्या आप समझते हैं जो टैक्स पेयर है, एक्टिव टैक्स पेयर 60 लाख लोग, उनमें से हालिया पेट्रोल पे कितना टैक्स दे रहे हैं? मोटरसाइकिल वाला, रिक्शे वाला कितना ना करें सर, ऐसे ना करें। आप मोटरसाइकिल वाले को मिला लेते हैं सर, आप मेरी बात सुने, आप मोटरसाइकिल वाले को मिला लेते हैं उस शालमी के ताजर के साथ जिसकी दुकान की वर्थ 10 से 20 करोड़ है, आप उसके साथ मिला लेते हैं। सर मेरी बात, मैं कह रहा हूं वो चोर है, वो गलत है, सर उसका एहतसाब होना चाहिए। 60 लाख लोग 25 करोड़ में से, आप कहते हैं सहूलतें वो दे जो आपको नॉर्वे वाली चाहिए, स्पेन वाली आपको सहूलतें चाहिए। सर 68% लोग टैक्स रिटर्न नील के साथ भर रहे हैं। सर आप मोटरसाइकिल वाले को कंपेयर ना करें शालमी के अंदर बैठे हुए एक बड़े बिजनेसमैन के साथ, जिसका बिलियंस की ट्रांजैक्शंस हैं, जिसकी दुकान जो खोखा बना के बैठा, उस खोखे की वर्थ जो 10 करोड़ 20 करोड़ है। तो सर मतलब बहुत सारे मसाइल हैं जो हमने हल करने हैं खुद अपने आप के लिए। जी मियां साहब। जी सर, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, एक तो मैं खाली एफबीआर की बात नहीं करना चाहता, इस्लाहात सारे इदारों में होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो है ना, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि दो चीजों को बिल्कुल अलहदा कर दें। जो फाइलर नॉन फाइलर का मामला उसे अलहदा कर दें, टैक्स पेयर की बात करते हैं। टैक्स पेयर 24 करोड़ अवाम है यहाँ पे। ये चीज मियां साहब, ये अवामी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, जो आप बात कर रहे हैं अवामी बातें बड़ी अच्छी बातें हैं। आप पॉइंट डालेंगे थोड़ा सा जो है ना, मैं भी आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा अपना मौकफ है, आप ना मेरे ज़हन में बात डाल सकते हैं ना को जरूरी है, लेकिन मैं अर्ज ये करता हूं कि 24 करोड़ अवाम जो है ना जी, 24 करोड़ अवाम उसी तरह से टैक्स दे रही है। आपने एक जो मोबाइल फोन जो है ना रखा हुआ है, उस मोबाइल फोन पे टैक्स दे रहे हैं, कॉल सुन रहे हैं सर, उस पे टैक्स दे रहे हैं आप। टैक्स ना देने वाला, टैक्स पेयर, पेयर क्या, पे करने वाला, अदा करने वाला, अदायगी करने, बिजली जहां पे लगी हुई है वो टैक्स दे रहा है, ठीक है। अब बात क्या है कि आपकी इनकम ज्यादा है और इनकम के ऊपर आप टैक्स नहीं दे रहे, ठीक है। देखना हमने ये है कि इनकम आपकी ज्यादा है, इनकम के मुताबिक टैक्स नहीं दे रहे। जो बड़ी इनकम वाले लोग हैं वो वाकई उस तरह से नहीं दे रहे, और अनफॉर्चुनेटली जो नॉन फाइलर की बात करते हैं वो उस कैटेगरी में नहीं आते। जितने बड़े मगरमच्छ हैं वो फाइलर हैं, लेकिन वो अपने असल गोशवारे नहीं देते, वहां पे उन्हें सही पकड़ने की जरूरत है, उनकी सलाह करने की जरूरत है। देखें, अगर हाफ साहब माशाल्लाह जो है ना अमीर आदमी है, अगर इनका 20 करोड़ 25 करोड़ सालाना टैक्स बनता होगा, ये 5 करोड़ किसी को दे भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपना रिजवान साहब, हमारे जैसा माड़ा बंदा जो है, अगर किसी का बनता ही जो है ना 10 लाख होगा, तो हम सर जो है ना कहां से किसी को उसमें से पैसे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड, और ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा मियां साहब, मैं हाफ़िज़ साहब की जानिब आऊंगा। पहले हाफ़िज़ साहब से मैंने ये सवाल किया, उसका जवाब मैं चाहूंगा। हाफ़िज़ साहब, जो सवाल वही है कि डेवलपर्स की जब हम बात कर रहे हैं, जनरली आपने गुफ्तगू की, जो टैक्स देना चाहते हैं या टैक्स दे रहे हैं, उनके वो क्यों टैक्स दें? जिस तरह भी बात हो रही है ना, कुछ लोग तो टैक्स देना चाहते हैं और कुछ नहीं देना चाहते, वो एक खौफ की अलामत बनी हुई है। कोई ऐसी कोई तजवीज़ हो कि जिसके बाद वो टैक्स पेयर बन जाएं? अब जिस तरह भी आपने कहा कि फाइलर ही नहीं है, फाइलर बन जाए और टैक्स अदा करें, कोई इसके अगेंस्ट कोई सहूलत आप समझते हैं कि सहूलत है? नहीं, लोग डरते क्यों हैं? तो सहूलत नहीं होनी चाहिए। खास तौर पे डेवलपर्स का एक कंसर्न है। सवाल मेरा सुन लीजिएगा कि हमें कोई अप्रूवल्स में, हमें कोई कंस्ट्रक्शन में कोई सब्सिडी दे दी जाए, हम टैक्स अदा करेंगे, कुछ ना कुछ तो टैक्स के अगेंस्ट भी तो होता है। नहीं देखें, पहली तो चीज ये है कि पाकिस्तान में अभी तक किसी भी गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया गया। अच्छा, जो भी आया उसको 3 साल बाद कान रोड के बाहर फेंक दिया गया और वो एक टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल हुआ। अब पहली मरतबा पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री, जो आप क्या ब्यूरोक्रेसी कह लें, सिविल मिलिट्री आप गवर्नमेंट कह लें, या जिसको आप एक हाइब्रिड रजीम कहते हैं, वो पहली मरतबा अपने शानदार तरीके से चलने जा रही है। और अच्छा। जो पंजाब में ख़ास तौर पे डेवलपमेंट हुई, पंजाब के अंदर
जो रिफॉर्म्स हो रही हैं हर हवाले से, तो पंजाब करके दिखा रहा है, जहां पे 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान है, वो अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करने जा रही है पंजाब गवर्नमेंट। तो इस दौरान पंजाब गवर्नमेंट रियल एस्टेट सेक्टर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आई जिससे आम आदमी का जो सरमाया वो भी महफूज होगा। और उसके बाद देखिए, जब आप दोनों चीजों को साथ देखें, बिल्डर है या डेवलपर है, और उसके साथ एक आम आदमी के सरमाए के तहफ्फुज के लिए गवर्नमेंट जब तक इकदाम नहीं उठाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। पहले सबसे पहली जो चीज है, गवर्नमेंट, एक आम आदमी जो किसी के हाई राइज बिल्डिंग में, जिस तरह मियां साहब हमारे पास प्रेसिडेंट बैठे हैं, खुद हाई राइज माशाल्लाह प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मुझे अभी बता रहे थे कि हमने काउंटडाउन लगाया हुआ ऊपर, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, आम आदमी के सरमाए को आप तहफ्फुज नहीं देंगे, उस वक्त तक आप डेवलपर को भी सीधा नहीं कर सकते। सबसे पहले आम आदमी के सरमाए का तहफ्फुज होगा। आपने प्लॉट बेचना है, प्लॉट नंबर के साथ बेचें, अपार्टमेंट नंबर बेचना है, अपार्टमेंट नंबर के साथ बेचें। ये नहीं कि आपने 19,000 अपार्टमेंट बेचे हुए और डिलीवर आपने उसी तरफ आ रहा। लेकिन जब आप पहले सरमाए को तहफ्फुज दें, उसके बाद जब चीजें डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगी, देखिए सर, आपने ओवर सेलिंग बंद करनी है सबसे पहले। अच्छा। ओवर सेलिंग आपने बंद कर दी, अब आपके पास टाइम आ गया कि अब आप बिल्डर को या डेवलपर को टैक्स नेट में लेकर आए, तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्डर और डेवलपर को टैक्स नेट में लाना चाहिए भाई। उसने कौन सा पहले से देना है, उसने लोगों से लेकर ही आगे देना है ना। देखिए, अभी एफबीआर टैक्स इकट्ठा करता है, किससे करता है? सेलर से, परचेजर से। तो सेलर और परचेजर जब तक डॉक्यूमेंटेड नहीं होंगे, तब तक टैक्स का ख्वाब अधूरा रहेगा। और पंजाब गवर्नमेंट ने इस तरफ इनिशिएटिव लिया है, और मैं मरियम साहिबा से, बीबी साहिबा से गुजारिश करूंगा कि आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, अब खुदारा आए, इस तरफ भी कदम उठाएं कि यहां पे हर चीज डॉक्यूमेंटेड होगी। आपकी प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट में वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, दोनों सूरतों में डॉक्यूमेंटेड होंगी, और डॉक्यूमेंटेड के बाद टैक्स नेट खुद ब खुद बन जाएगा, और टैक्स लेने वाले देने वाले दोनों सामने आ जाएंगे, और फ्रॉड खत्म हो जाएगा। हाँ साहब, आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। सर, मैंने आपसे सवाल ये किया कि जो बिल्डर्स, जो डेवलपर्स, मैं तीसरी दफा आपसे सवाल कर रहा हूं कि जो टैक्स अदा करना चाहते हैं और अदा कर सकते हैं, बड़ी मद में अदा कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को, उनको बदले में गवर्नमेंट क्या देगी? हाँ, ये देखें, ये तो अब गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं। अभी आज क्या होना क्या चाहिए? मैं सर आपको बताता हूं। अभी हमने यूएई का कर्ज वापस करना है। अच्छा। और उस दौरान एप्टमा जो रियल उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि तकरीबन वो 2 बिलियन गवर्नमेंट के खजानों में जमा करवाई, स्टेट बैंक में 2 बिलियन डॉलर्स के करीब वो वहां पे रिजर्व रखवा देंगे। तो अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर को भी देखे, रियल एस्टेट को देखे, और यहां पे लोगों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दे, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा पैसा जो पाकिस्तान से निकल के बाहर जाता था और अभी भी जाएगा, उसको रोका जा सकता है, और यहां पे इस तरह की फैसिलिटीज दे सकती हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, हम जिस आईएमएफ के साथ जो एक हमारा एग्रीमेंट चल रहा है, उस एग्रीमेंट के अंदर आईएमएफ ने ये लिखा हुआ है कि हम किस तरह की एमनेस्टी नहीं दे सकते। अच्छा। पाकिस्तान पे इस वक्त ये एक तलवार जो लटक रही है कि पाकिस्तान कोई एमनेस्टी दे नहीं सकता। तो गवर्नमेंट कोई ऐसी विन विन पोजीशन निकाले, आईएमएफ को भी मुतमईन करे और डेवलपर से टैक्स ले। गवर्नमेंट ये नहीं सोचती, जो बात मियां साहब कर रहे हैं, मैं मियां साहब की बात से एग्री करता हूं कि पैसा आना है ना, जाना तो नहीं, अब आने को आसान कर दे। आप कहते हैं एक बंदा हमें 1 लाख दे दे, मियां साहब यही आपका मसला है ना कि एक बंदा 1 लाख दे। हम कहते हैं कि एक बंदा 1 लाख नहीं देगा, आप 100 बंदों से 1 लाख रुपया ले लें, तो कितनी अच्छी बात है। 100 बंदा टैक्स नेट में भी आ जाएगा और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इससे कोई दूसरी ओपिनियन नहीं है, बिल्कुल सही और जायज बात है। ठीक है मियां साहब, आपकी जानिब आऊंगा। अगर गवर्नमेंट एमनेस्टी नहीं दे सकती, सब्सिडी को बड़ी नहीं दे सकती, बट गवर्नमेंट ये तो कर सकती है कि आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं वो नीचे आई हैं, तेल कम कर दिया जाए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट कहां चली गई? और एक, चूंकि जब घरों का इतना बड़ा शॉर्टफॉल है, हुकूमत अपनी जानिब से भी, हुकूमत ने भी मेरा घर मेरा आशियाना जो स्कीम लॉन्च की घरों के लिए, आम आदमी का घर आसानी से बन जाए, इसमें बिल्डर्स ने ही उनका बाजू बनना है, और उन्होंने ही हाईराइज प्रोजेक्ट्स हों या हाउसिंग स्कीम्स हों, उन्होंने ही साथ देना है, तो उनके लिए आसानी पैदा करनी ही होगी। तो आप नहीं समझते कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, यहीं पर कुछ सब्सिडी दे दी जाए, और खास तौर पर पेट्रोल की, डीजल की कीमतों में कमी कर दी जाए, ये भी एक बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी? सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस टाइम पे जो नून लीग का ग्राफ है और जो गवर्नमेंट का ग्राफ है और जो इस टाइम हमारी पाक आर्मी का ग्राफ है, जो हमारी गवर्नमेंट का ग्राफ है, उसमें को एक बहुत बड़ा डंट डाला गया है ये इसमें पेट्रोल की सूरत में। ठीक है। और इस टाइम पोजीशन ये थी पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर, ये पोजीशन थी कि लोग शुक्र के कलमे पढ़ रहे थे कि ये गवर्नमेंट आई है और हमें पूरी दुनिया में एक इज्जत मिली है और यहाँ पर डेवलपमेंट के काम होने शुरू हुए हैं, यहाँ पे सारे मामलात होने शुरू हुए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डेंट डाल दिया गया है उसमें, ये पेट्रोल की सूरत में
ठीक है। और जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का पेट्रोल तो वैसे ही आ रहा है और बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन लेवी में इजाफा जो है ना कर दिया गया है, टैक्स में इजाफा कर दिया गया है, गवर्नमेंट के प्रॉफिट में पेट्रोल की सूरत में इजाफा कर दिया गया है। अब इसका असर जो होने जा रहा है, इसका असर हर चीज पे असर पड़ेगा, जिससे महंगाई सब्जी से लेके बजरी और सीमेंट तक ये जो है ना महंगा होगा, उसमें टाइल्स भी महंगी होगी, हर चीज लेबर की होगी, मशीनरी की होगी, अच्छा, ट्रांसपोर्ट इतनी बड़ी सब्सिडी देने से बहुत बेहतर था कि एक पेट्रोल की कीमत में जो प्रॉफिट है उसे कम कर दिया जाए। यहां पर मैं एक हाफिज साहब ने फरमाया कि हमने यूएई के पैसे वापस देने हैं। मैं सिर्फ इतनी चीज जो है ना कहना चाहूंगा, क्या पीएए को मैंने और आपने डिफॉल्ट करवाया था? क्या वहां पर पैसे मैं और आप खाते रहे थे? क्या आम आदमी उसमें से पैसे खाता रहा था? क्या वो जो पैसे जो हमने बैंक में रखे थे यूएई से लेके उसके सम्राट, वाकई हम अपनी ईमानदारी से बात करें, किसी की कोई हम किसी को कोई जो ना ऐसी ना बात करे, मुसलमान है सर, मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं करता सर, मैं किसी पार्टी की ऐसी बात नहीं करता किसने डुबोया। मैं सिर्फ और सिर्फ सर ये बात कह रहा हूं कि वाकई वो आम आदमी तक वो सम्राट पहुंचे थे सर, अदायगी तो आम आदमी ने करनी है ना। मैं ये कह रहा हूं, यहीं पे अगर हम आते हैं कि जब हमें इस चीज का इत्मीनान होगा कि हमारे जो टैक्सेस हैं उसके बदले में हमें कोई मेडिकल फ्री होगा। हम बात करते हैं स्पेन की बात करते हैं, हम बात करते हैं यूरोप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं सर, हमें मेडिकल उस तरह से फ्री हो। एक हॉस्पिटल के अंदर सर रियलिटी ये है, हकीकत ये है, जो क्लर्क बाबू बैठे हुए हैं वहां पे अक्सरियत में लोग ऐसे हैं जो फिरौनियत पे उतरे हुए हैं सर। आप जाके देखें तो सही आम आदमी की जिंदगी कितनी जीरन है, उसको मेरे और आपके प्रोग्राम से कोई सरोकार नहीं है सर, उसे कोई फर्क नहीं है। आईएमएफ क्या कह रहा है इस वक्त? 10 से 12 मिलियन क्या कह रहा है सर? मुझे एक चीज बताएं, मुझे एक 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता सर, मुझे एक चीज बताइए, किसी ऐसे बंदे का 50,000 सैलरी वाले बंदे का बजट बना के बताएं सर। इस टाइम 50-50 हजार रुपए में गाड़ी की टैंकी फुल हो रही है। आप सर एक बंदे का बजट 50,000 सैलरी वाले का बना के बताएं, क्या वो क्रिमिनल नहीं पैदा कर रहा? ये चीजें जो हैं, जब उसके बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे, वो अपने घर की छत नहीं ले सकेगा, उसके बच्चों को हम वो तालीम नहीं दे सकेंगे सर, अगली नस्ल को हम किधर लेके जा रहे हैं? क्रिमिनल बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं सर। स्कूल जाना नहीं जा पा रहा। दूसरे नंबर पे मैं आपको देखें, इश्यूज में से इशू है, बात यह है कि जब आपके सरकारी स्कूलों में तालीम नहीं है, प्राइवेट स्कूल माफिया जो है वो खरबपति हो रहा है और अरबपति हो रहा है। वहां पर सिर्फ उन लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं या जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं। मुझे बताएं कि आपके वजीर तालीम साहब के बच्चे कहां पे पढ़ते हैं? उनके नवासे कहां पे पढ़ते हैं? सर मुझे ये चीज बताएं, वो सिस्टम जहां पे आपके मिनिस्टर खुद जो है ना नहीं जो है ना कर सकते, वो किस तरह से सर आप कहते हैं कि वो सिस्टम में आके बेहतरी होगी? आपका जो वो 40,000 50,000 सैलरी वाला बंदा है, वो उस स्कूल में बच्चों को भेजेगा जहां पर जो है ना एजुकेशन नहीं है, और जो प्राइवेट स्कूल माफिया है उसने मिलके सरकारी स्कूल को फ्लॉप करवाया है। अल्टीमेटली क्या होगा? वो एक जेब कतरा, एक चोर, और वो एक माशरा आएगा और उससे बड़ी घिनौनी सूरत-ए-हाल होगी जहां पर बकाया सब चीजों को देखा गया है। इस चीज को भी देखना चाह रहे हैं। जी आप सब देखिए, आप मुकम्मल कर लें। आपने बात की जो पैसे बैंकों में यूएई ने रखवाए हुए थे, क्या उसके सम्राट आम आदमी तक आए? देखिए, जिस वक्त आम आदमी तक सम्राट आने थे, उस वक्त आम आदमी को ले जाकर डी चौक में नचवाया जाता रहा। वहां पे जो तमाशे लगाए गए, $52 बिलियन हमें चाइना ने दिया और 2% पे दिया। किस लिए? कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ करे, यहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। हमने $52 बिलियन, आज हम $1-1 बिलियन के लिए तरस रहे हैं। आपने जिस वक्त $52 बिलियन का पैकेज चाइना का सदर आके पाकिस्तान को दे रहा था, उस वक्त आपने सारी कौम को लगा दिया चोर चोर के नारों पे। और पाकिस्तान में आप 2017 में, मैं आपको सिर्फ गाड़ियों का बताता हूं, 2017 में 2,70,000 गाड़ी बिकी 2017-18 में, और उसके बाद आज अब ये पिछले 8 माह के अंदर 9 माह के अंदर 1,20,000 गाड़ी हुई है। सर देखें, 2-2.5 करोड़ बच्चा आपका जिसने स्कूल जाना है, स्कूल नहीं जा पा रहा। आपके घरों की शॉर्टेज जो है इस वक्त वो 1 करोड़ से 1,20,00,000 के दरमियान आपके घरों की शॉर्टेज है। हम बहुत सारे मसाइल को झेल रहे हैं। मसाइल तो बहुत सारे हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि घरों का शॉर्टफॉल है इतना बड़ा, जब हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें उरूज पर हैं, जब हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट इतना ऊपर जा चुका कि एक बिल्डर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा। सुने, क्या पंजाब
सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में ये देखें कुछ सब्सिडी तो दी सर मेरी ये चूरा ना बड़ा आसानी से बिक जाता है 11 रुपए का जहाज। सवाल पूरा होने दें। ऐसी सूरत हाल में सवाल सिर्फ इतना है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं, हम सवाल ये कर रहे हैं कि छोटी सी सब्सिडी तो दी जा सकती है सर। नहीं देखें, जब सब्सिडी देते हैं फिर आप रोते हैं मेट्रो बस मुफ्त क्यों चल रही, आप ऑरेंज लाइन ट्रेन को मुफ्त करते हैं तो उस पे भी लोग रोते हैं। देखिए गवर्नमेंट चल रही है, अगर तो किसी ने अपनी जात के लिए जहाज लिया है तो जो मुफ्त है उसमें कौन रोता है? आप जो बेहतर होता है उसमें कोई नहीं रोता। मेरी बात सुनिए, जो लोग मैं बता जो आज ऑब्जेक्शन कर रहे हैं 11 रुपए के जहाज पे, वो तो 55 रुपए पर लीटर हेलीकॉप्टर को जस्टिफाई किया करते थे। उन्होंने तो साइकिल पे जाना था, साइकिल पे भी नहीं गए। आप देखें यहाँ पे कोई हम पॉलिटिकल तो सवाल कर ही नहीं रहे कि वो पार्टी ऐसे करती थी, ये पार्टी ऐसे करती थी। नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सिचुएशन की बात कर सर, मैं डिलीवरेंस की बात कर रहा हूं। यहां पे एयर एम्बुलेंस चल रही है या नहीं चल रही, आप उसकी क्यों बात नहीं करते? नहीं। सर देखिए, आवाम को सहूलतें मिल रही है नहीं। आप रेडी वालों को देखे जाके, रेडी बान किस तरह इज्जत के साथ रोटी कमा रहे हैं। आप मोटरसाइकिल को आज सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही? मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी मिल रही है ना? अच्छा। आज मिल रही है या नहीं मिल रही है? हाँ सर क्यों नहीं मिल रही? हाँ साहब मिल रही है। पेट्रोल पे आपको सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं दे रही। और जो आप नाजी का जिक्र करें साहब, हमने तब भी आवाज उठाई थी, तब भी सवाल किया था। सवाल तो उठते हैं सर, सवाल इसीलिए उठाए जाते हैं ताकि जवाब दिए जाएं। और ये तो खूबसूरती होती है। साहब के पास माशाल्लाह खुद बड़ी से बड़ी गाड़ियां जी, उन्हें मोटरसाइकिल वाले के दर्द का क्या पता? क्यों नहीं हमें दर्द है सर? अल्लाह में उन्हें कौन सी सब्सिडी मिल रही है? सब्सिडी सर देखिए मेरी बात, मैं यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट देना चाहूंगा। अगर आप 60% पॉपुलेशन पंजाब की गवर्नमेंट अगर एक जहाज ले आप ही की बात का जवाब एक बड़ा जो है ना, मैं सर नहीं, ये जहाज वाली बात तो नहीं है ना। देखिए आप जहाज को छोड़ दें, नेटवर्क देखिए, जहाज सर रिजवान साहब ने सर 99 आप अच्छे काम गवर्नमेंट के छोड़ के आप सिर्फ एक उस काम पे इतराज करेंगे जी। जहाज की बात सर रिजवान साहब, मैं एक सर जहाज गवर्नमेंट का है, मरियम बीबी ने घर नहीं लेके जाना है। मैं सर आज मरियम उसकी जरूरत अभी थी। अच्छा आप समझते हैं कि यार ये वक्त था, डिलीवर कर रही है, मरियम डिलीवर कर रही है। पंजाब आपका वहां से राजनपुर से लेके लाहौर तक और आगे बॉर्डर तक पंजाब है। रिजवान साहब जरा थोड़ा सा अगर आप मुझे मौका दें, आपका पॉइंट आ गया। पंजाब की सराउंडिंग्स देखें और उसमें अगर एक गवर्नमेंट का जहाज आया, किसी ने घर नहीं लेके जाना, और बसें चलती हुई, आप बसों पे बात करते हैं, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, आप ऑरेंज ट्रेन पे बात करते हैं, आप सुथरे पंजाब पे बात करते हैं, आप सब्सिडीज पे बात करते हैं। सब कुछ अच्छा है सर, रोटी पे जो अच्छा है हाफिज साहब सर उसकी भी बात करें ना। उस दौरान अगर एक जहाज आया गवर्नमेंट का जहाज है तो उस पे देखिए जब अच्छा सब चल रहा है, अगर उस दौरान, क्योंकि ये कुछ चीजें वक्त पर सूट नहीं करती, मामला कुछ ऐसे हैं, सब्सिडी की बातें हो रही हैं, महंगाई की बातें उरूज पर है, महंगाई, आम आदमी का जीना मुहाल है, ऐसे में क्या सवाल ना किया जाए? जब बेहतरी की बात आप कर रहे हैं कि राजनपुर तक बेहतरी हो गई, बेहतरी हुई है, उसको भी हम इंडोर्स करते हैं, लेकिन ये सवाल करना क्या जायज नहीं है? मियां साहब आपका पॉइंट रहेगा था। सर मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं, देखें बात ये है कि हमारी जो कौम है ना, उसका जहाज अलमिया नहीं है, उसका अलमिया ये भी नहीं है। ये देखें, ये चीज़ें जो है ना हमें बंद करनी चाहिए। वो जनाब पीटीआई खा गई, वो नून लीग खा गई, वो पीपल्स पार्टी खा गई, ये ब्लेम गेम बंद करनी चाहिए। हमें आम आदमी के कब बात करेंगे, हम आम आदमी के लिए उसके दर्द को हम कब समझेंगे? सर बात ये है कि आम आदमी को हम ये कह के थक गए हैं। सर रिजवान साहब मुझे एक चीज बताएं, एक भाई जो है वो पीटीआई में बैठा हुआ है, एक नून लीग में बैठा हुआ है, दूसरा उसका कजन जो है वो बैठा हुआ है वहां पे, ठीक है? ये इसी तरह से है सर। आम आदमी की बात मैं एक बात कर रहा हूं कि पीर साहब लैंड क्रूजर पे होते हैं, मुरीद साहब साइकिल पे होते हैं, तो दुआ लेने के लिए जा रहे होते हैं, तो दुआ किसे लग रही है? दुआ तो सर उन्हें लग रही है। मुझे कोई पॉलिटिशियन दिखाएं जो सर जो है मोटरसाइकिल पे फिरता है, कोई बंदा नहीं है। सर हम आम आदमी की बात करें, हम उसे कहते हैं जनाब वो पहला खा गया था, वो कहता है पहला। सर इनका कोई इस चीज से ताल्लुक नहीं है। हमने एक ड्राई क्लीन मशीन रखी हुई है, उसमें जो भी सियासतदान हम डालते हैं, जो पहले दूसरी तरफ होता है, हम उसे जनाब कहते हैं ये बहुत बुरा है। वो हमारे वो हमारे पास आता है, वो हमारे पास आते साथ ही हम उसे उस ड्राई क्लीन मशीन में डालते हैं, निकालते हैं, वो सर नेक पारसा और बहुत अच्छा हो जाता है। सबकी आप हिस्ट्री निकाल के देख लें। सर ये अफसोसनाक बात है, हमें इन चीजों की बजाय आम आदमी के मसाइल पे बात करनी चाहिए, जिससे इस्लाहात हो सके, सही पाकिस्तान की तशरीह हो सके। ठीक है मियां साहब, आपका पॉइंट आ गया। हाफ साहब लास्ट 2 मिनट्स हैं और बात हो रही है इन द एंड क्लोजिंग हमने करनी है आम आदमी की। आम आदमी को ये जो बेहतर पॉलिसीज होती हैं या जिस पर काम हो रहा है, तगोदो हो रही है, हर शख्स जब बहस करता है, हम भी प्रोग्राम में बहस कर रहे हैं, बेहतरी के लिए कर रहे हैं, आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में, करंटली हम बात कर रहे हैं हालिया में ही, इसके समरात को आम आदमी तक भी पहुंचेंगे? जी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। ये जंग ने आके मुतासिर किया, वगरना जो फवायद थे वो निचले तबके तक पहुंचना शुरू हो गए थे। और मैं आखिरी बात जो बड़ी ज़रूरी है, देखिए जब तक बिजनेसमैन
टैक्स नहीं देगा, प्रॉपर टैक्स नहीं देगा, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि फवायद नीचे आ जाएंगे। अच्छा। हम कह सकते हैं जी करप्शन हो रही है, हम कह सकते हैं इदारों की इस्लाहात की जरूरत है, हम कह सकते हैं गवर्नमेंट एक्स्ट्रा जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको खत्म करे, हम ये सारी तजावीज़ हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान की कुल आबादी में से 25 करोड़ में से 6 मिलियन लोग सिर्फ टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर हों और उनमें से 70% नील की टैक्स रिटर्न दे रहे हो, कोई मुल्क चल सकता है? देखिए, दोनों तरफ चीजों की इस्लाहात की जरूरत है। जिस तरह मियां साहब ने कहा, इदारों को भी अपनी इस्लाहात कर रही हैं, इदारे अपने अंदर मैं यहाँ पे फिर रिएक्शन करूंगा, टैक्स पेयर को और फाइलर को अलग करें। पे 24 करोड़ आवाम कर रही है। सर नहीं, ऐसे नहीं है। हम जब टैक्स पेयर बात करते हैं कानूनी तौर पे, तो उसका मकसद ये होता है कि आपकी जो असल आमदन है, इनकम है, उस पर टैक्स दें। कानून की आप बात करते हैं, कानून में जिसे जो है ना 80 में फांसी दी गई, उसे बाद जो है ना 2000 समथिंग में जाके उसे जो है ना 22 बरी कर दिया गया। उसी ने पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क किया, की बात कर रहे हैं ना सर। मैं आम आदमी को सर कानून का कोई तल्लुक नहीं, उसे रिलीफ से ताल्लुक है सर। बात यह है कि सर इस्लाहात की जरूरत है। घर में रोटी नहीं पकती, बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते सर। हम ये चाहते हैं कि अवाम जो निचले तबके की बात करता है वो टैक्स भी दे। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन। प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो गया है, ये बहस ऐसी है, इसका मकसद सिर्फ यही है कि आम आदमी के लिए आसानी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए बेहतर पॉलिसीज लाए, मगर महज वो पॉलिसीज ना हो बल्कि इंप्लीमेंटेशन भी हो। और इसी तरह आम शहरी को भी जरूरी है कि वो फाइलर, जिस तरह भी बात हो रही है, फाइलर एक अलग चीज है, टैक्स पेयर अलग चीज है, और यकीनन हर शख्स ही पाकिस्तान में मौजूद टैक्स अदा कर रहा है। फाइलर हो जाने से जो गवर्नमेंट का एक तरीकाकार है, हमें वो फॉलो करना चाहिए। लेकिन इसके बरक्स सवाल वहीं पर खड़ा है कि टैक्स पेयर्स हैं जो, फाइलर्स हैं जो, फायदा क्या हो रहा है, क्या उसको सहूलत क्या गवर्नमेंट दे रही है और क्या दे सकती है ऐसे दौर में, जबकि हम देखते हैं आलमी मंडी में पेट्रोल की, डीजल की कीमतों में कमी हुई, पाकिस्तान में कोई खातिर खा कमी हमें नजर नहीं आती। तो अवाम का यही सवाल है और यही गुजारिश है कि फौरी तौर पर सब्सिडी अनाउंस की जाए, और बिलखसूस रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, चूंकि घरों का एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल, इस पर ज्यादा बात नहीं हो सकी आज के एपिसोड में। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।